ये दोस्तोयेव्स्की के लेखन की एक अद्भुत मिसाल है। इस किताब का नाम है एन ऑनेस्ट थीफ, मतलब एक ईमानदार चोर। तो शुरू करते हैं। एक कोट चोरी होता है। इतनी मामूली बात कि किसी थाने में रिपोर्ट भी न लिखी जाए। लेकिन इसी छोटी सी चोरी की परछाई इतनी लंबी पड़ती है कि इंसान की सांस तक उसमें दफन हो जाती है। ये किस्सा है दो अजनबियों का, जो महज इत्तेफाक से एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हुए। एक आदमी जो थका हुआ, तन्हा था, और दूसरा जो शराबी, जिसकी रूह उसके गुनाहों से कहीं बड़ी थी। यह दोस्तोयेव्स्की की कलम से निकला वो सवाल है जो सदियों बाद भी जवाब मांगता है कि क्या इंसानियत गुनाहों से भी भारी हो सकती है। उस सुबह मैं दफ्तर के लिए निकलने ही वाला था कि अग्राफेना, जो मेरी रसोइयां, धोबिन और घर की देखभाल करने वाली थी, मेरे पास आ खड़ी हुई। और हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद बातचीत छेड़ी। वो हमेशा से एक चुप, सीधी-सादी, सरल औरत रही थी। पिछले 6 वर्षों में रोज के खाने के अलावा उसने शायद ही कभी कोई बात छेड़ी हो। कम से कम मैंने तो उससे और कुछ नहीं सुना था। वो कहती है, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ साहब। आपको वो छोटा कमरा किराए पर चढ़ा देना चाहिए। मैंने इससे पूछा, कौन सा छोटा कमरा? अरे वही जो रसोई के बगल में है। क्यों? क्योंकि लोग किराएदार रखते हैं इसलिए। लेकिन अग्रफेना, उसे कौन लेगा? अग्रफेना कहती है, कोई किराएदार लेगा और कौन। पर भली औरत, वहां तो एक बिस्तर रखने की भी जगह नहीं, उसमें हिलने डुलने की भी जगह नहीं, वहां कौन रह सकता है? वो कहती है, अरे वहां पे रहने की क्या जरूरत है, जब तक सोने की जगह मिल जाए बस वही काफी है। वो तो खिड़की में रहेगा। मैंने फिर से पूछा, कौन सी खिड़की? वो कहती है, जैसे आपको पता ही ना हो। अरे वही जो रास्ते में है, वो वहीं बैठेगा, सिलाई करेगा या कुछ और काम करेगा। शायद कभी कुर्सी पर भी बैठ जाए। उसके पास तो अपनी कुर्सी भी है और मेज भी, सब कुछ है उसके पास। मैंने उससे पूछा, तो अच्छा वो कौन है? उसने जवाब दिया, वो एक बहुत अच्छा आदमी है और अनुभवी भी। मैं उसके लिए खाना भी बना दूंगी और उससे मैं 3 रूबल महीने के हिसाब से रहने खाने का किराया लूंगी। बहुत कोशिशों के बाद मैं आखिरकार ये समझ पाया कि कोई बूढ़ा आदमी अग्रफेना को किसी तरह मना चुका था कि वह उसे अपनी रसोई में किराएदार और खाने वाले के तौर पर रख ले। जो बात अग्रफेना के दिमाग में घुस जाती वो पूरी होकर ही रहती। अगर मैं मना करता तो मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। जब उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो वो सोचने में डूब जाती है और 2-3 हफ्ते तक गहरी उदासी में चली जाती। इस दौरान मेरा खाना खराब होने लगता, कपड़े इधर उधर गायब हो जाते और फर्श साफ नहीं होता। कुल मिलाकर मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता। मैंने बहुत पहले देख लिया था कि ये कम बोलने वाली औरत कोई योजना बना ही नहीं सकती थी। अपने दिमाग में कोई नया ख्याल निकालना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन अगर किसी तरह कोई विचार उसके कमजोर दिमाग में बैठ जाए तो उसे रोकने का मतलब था कुछ समय के लिए उसका मानसिक तौर पर टूट जाना। इसलिए अपनी मानसिक शांति को किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत देते हुए मैंने तुरंत हाँ कह दी। मैंने उससे फिर से पूछा, क्या उसके पास पासपोर्ट है या कुछ और इसी तरह के कागज? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा आदमी है, अनुभवी है और 3 रूबल देने का वादा भी किया है। अगले ही दिन एक नया किराएदार मेरे साधारण से कुंवारे कमरे में आ गया। लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि अंदर से मैं खुश था। मैं आमतौर पर बहुत अकेले रहने वाला इंसान था। मेरे कोई खास दोस्त नहीं थे और मैं कहीं आता जाता भी नहीं था। मैंने 10 साल ऐसे ही अपनी दुनिया में सिमटे हुए बिता दिए थे, तो अकेलेपन की आदत मुझे पड़ गई थी। लेकिन इसी तरह के 10-15 साल और बिताना, वही अग्रफेना, वही कुमारे कमरे, ये सोचकर ही मेरा मन बुझ जाता था। इसलिए अगर कोई नया इंसान आ रहा था और अगर वो ठीक ठाक स्वभाव का हुआ तो मेरे लिए वो किसी वरदान या आशीर्वाद से कम नहीं था। अग्रफेना सही कह रही थी। मेरा नया किराएदार वाकई अनुभवी आदमी था। उसके पासपोर्ट से पता चला कि वो एक पूर्व सैनिक था। हालांकि यह तो मैं उसके चेहरे से पहचान सकता था। पुराने सैनिकों को पहचानना आसान होता है। अस्ताफी इवानोविच अपने जैसे लोगों में सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक था। हम दोनों अच्छे से घुल मिल गए। सबसे अच्छी बात यह थी कि अस्ताफी इवानोविच कभी कभी अपनी जिंदगी की कोई घटना सुनाया करता था। मेरी नीरस उबाऊ जिंदगी में ऐसे किस्सागो तो किसी खजाने से कम नहीं थे। एक दिन उसने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। ये घटना कुछ इस प्रकार थी।
अस्ताफी ने बताना शुरू किया कि मैं घर में अकेला था। अस्ताफी और अग्रफेना दोनों ही अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। बाहर से आने के बाद अचानक मुझे कमरे के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कोई अजनबी आया है। मैंने देखा तो एक वाकई अजनबी आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो ठंडे पतझड़ के मौसम में बावजूद बिना ओवरकोट के था। उसका कद छोटा था। मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए। उसने कहा, क्या यहाँ अलेक्जेंडर नाम का कोई क्लर्क रहता है? मैंने कहा, यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता भाई, अब तुम जाओ। उसने फिर से कहा, लेकिन दरबान ने तो मुझे ही पता बताया था। मैंने यानी इवानोविच ने सख्ती से कहा कि अब यहाँ से जाओ, आगे बढ़ो। अगले दिन दोपहर के बाद जब मैं आपके लिए कोट ठीक कर रहा था, फिर से किसी के दरवाजे पर आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा आधा खोला। मेरी आंखों के सामने ही कल वाला मेहमान था। वो बहुत शांति से आया, आपके गद्देदार ओवरकोट को खूंटी से उतारा और अपने बाह के नीचे दबाकर तेजी से बाहर निकल गया। अग्रफेना उससे पूरे समय बस घूरती रही। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने अपनी चीज बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं फौरन चोर के पीछे भागा, लेकिन 10 मिनट बाद हफ्ता हुआ और खाली हाथ लौट आया, क्योंकि चोर पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने यानी मैंने खुद ने, जो मैं ये कहानी बता रहा हूँ। मैंने अस्ताफी इवानोविच से कहा कि क्या किस्मत पाई है। उसने कहा, शुक्र मानो कि तुम्हारा अपना क्लॉक बच गया, नहीं तो वो चोर तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल जाता। इस पूरी घटना ने अस्ताफी इवानोविच पर एक ऐसा असर डाला कि वो खुद चोरी को भूल गया और बस उसे देखता रह गया। वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि कुछ मिनट में वो अपना काम छोड़ देता, फिर दोबारा समझाने लगता कि ये सब कैसे हुआ, वो कैसे खड़ा था, कैसे उसके सामने से एक कोट उतारा गया, बस 1 गज की दूरी थी, और वो कैसे चोर को पकड़ नहीं पाया। फिर वो काम पर लौटता और फिर छोड़ देता, और आखिरकार मैं देखता हूँ कि वो दरबान के पास चला गया। उसे अब कुछ और बताने, उसे डांटने की उसने अपने इलाके में ऐसा कैसे होने दिया। फिर वो वापस आया और अग्रफेना को डांटने लगा और फिर दोबारा अपने काम में लग गया। लेकिन बहुत देर तक वो बड़बड़ाता रहा कि ये सब कैसे हुआ। वो यहाँ खड़ा था, मैं वहां था, और हमारे सामने बस 1 गज की दूरी थी, और चोर कोट ले गया। कुल मिलाकर अस्ताफी इवानोविच को अपना काम तो आता था, लेकिन वो बहुत धीमा और जिद्दी इंसान था। उसने हम दोनों को मूर्ख बना दिया। मैंने शाम को उसे चाय का गिलास देते हुए कहा, मैं समय बिताने के लिए उस चोर की कहानी दोबारा सुनना चाहता था। बार बार यही कहानी सुनना और सुनाने वाले की गंभीरता देखना मुझे मजेदार लगने लगा था। अस्ताफी कहता है, मूर्ख ही तो बना दिया साहब। ये मेरा मामला नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। कोट मेरा नहीं था, फिर भी ये बात मुझे परेशान कर रही है। मेरी नजर में इस दुनिया में सबसे घटिया जीव चोर ही होता है। कोई और इंसान वो चीज लेता जिसे तुम दे सकते हो, लेकिन चोर तुम्हारी मेहनत का फल चुराता है, तुम्हारे पसीने की कमाई ले जाता है, तुम्हारा वक्त तक चुरा लेता है। उफ, बहुत बुरी बात है। इस पर बात भी नहीं की जा सकती। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अस्ताफी मुझसे पूछता है, आपको अपनी चीज चोरी होने का दुख क्यों नहीं है साहब? मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो अस्ताफी। अगर चीज जल जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चोर के हाथ लगना ज्यादा परेशान करने वाला है। ये बहुत बुरा लगता है। अरे और क्या, लेकिन हाँ, चोर भी तरह तरह के होते हैं। और साहब, एक बार मेरी मुलाकात एक ईमानदार चोर से हुई थी। मैंने आश्चर्य से उससे पूछा, चोर और वो भी ईमानदार? लेकिन चोर ईमानदार कैसे हो सकता है अस्ताफी? अस्ताफी कहता है, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। चोर भला ईमानदार कैसे हो सकता है? ऐसा कोई नहीं होता। मेरा मतलब बस ये था कि वो आदमी वाकई अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने चोरी की। मुझे बस उस पर दया आ गई थी। अब मैं क्यूरियस हो रहा था और मेरा आश्चर्य बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ। अस्ताफी ने बताना शुरू किया। ये करीब 2 साल पहले की
मैं लगभग 1 साल से बिना किसी काम के था और उसी दौरान जब मेरी नौकरी छूटने वाली थी, मेरी मुलाकात एक गरीब बेसहारा आदमी से हुई। हमारी जान पहचान शराब खाने में हुई थी। वो पियक्कड़ था, आवारा था और भिखारी भी था। हालांकि वो कभी किसी काम में लगा हुआ था, लेकिन अपनी शराब पीने की आदत की वजह से उसने नौकरी खो दी। ऐसा निकम्मा आदमी, भगवान ही जाने उसने बदन पे क्या पहन रखा था। कई बार तो ये भी समझ में नहीं आता था कि उसके कोट के नीचे कमीज है भी या नहीं। जो भी चीज उसके हाथ लगती वो उसे शराब में उड़ा देता। लेकिन वो झगड़ालू नहीं था, बहुत ही चुपचाप रहने वाला आदमी था। कोमल दिल का अच्छा इंसान था और कभी मांगता नहीं था। उसे शर्माती थी, लेकिन ये साफ दिखता था कि उसे पीने के लिए कुछ चाहिए। तब हम भी उसे पिला देते थे और इस तरह हम दोस्त बन गए। यानी वो मेरे साथ चिपक गया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और कैसा आदमी था वो, जैसे कोई छोटा कुत्ता हो। हर जगह मेरे पीछे पीछे, जहां मैं जाता वो वहीं चला आता। और ये सब पहली ही मुलाकात के बाद हुआ। वो एकदम दुबला पतला था, जैसे कागज की पतली चीट हो। पहले उसने कहा, आज की रात रुकने दो, तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसका पासपोर्ट भी देखा, सब सही था। अगले दिन फिर वही बात और तीसरे दिन भी वही हाल। वो खिड़की के पास बैठा रहता और रात भी वहीं गुजार देता। मैंने सोचा, ये तो मेरे साथ ही चिपक गया है। मुझसे खाना दो, रात में ठिकाना दो। अरे, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, ऊपर से एक और बोझ कैसे झेलूं। इससे पहले वो एक सरकारी क्लर्क के पास इसी तरह जाया करता था। उसने भी उसे अपने साथ रख लिया था। दोनों हमेशा साथ बैठकर शराब पीते रहते, लेकिन वो क्लर्क किसी परेशानी में ऐसा डूबा कि आखिरकार ज्यादा पीने से ही मर गया। इस पियक्कड़, आवारा और भिखारी आदमी का नाम था यमलियान इलिच। मैं सोचता रहता कि इसके साथ क्या करूं। इसे निकाल दूं तो शर्म आती थी और बेचारे पर तरस भी आता था। मैंने इससे ज्यादा बेसहारा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और मजे की बात, वो कभी खुद कुछ नहीं कहता था, कुछ मांगता भी नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता, आंखों में ऐसा भाव लिए जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक की तरफ देखता है। सोचता था कि शराब किसी इंसान को कहां से कहां गिरा सकती है। मैं खुद से बार बार पूछता, मैं इसे कैसे कहूं कि अब तुम्हें जाना होगा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मैं अपने खुद के खाने का इंतजाम तक मुश्किल से कर पाता हूँ, मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा। मैं सोचता रहा, और अगर मैंने उसे कह दिया तो वो क्या करेगा। मुझे दिखने लगा कि वो कैसे मुझे घूर कर देखेगा। कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाएगा, और जब उसे बात समझ आएगी तो वो कैसे धीरे से खिड़की के पास से उठेगा, अपने पुराने फटे चिथड़े रुमाल में अपनी जीभ बांधेगा और फिर वो अपने पुराने घिसे पिटे कोट को ठीक करेगा ताकि वह थोड़ा ठीक ठाक दिखे, गर्मी भी दे सके और उसके छेद किसी को दिखे नहीं, क्योंकि वो आदमी नाजुक दिल का था। फिर वो धीरे से दरवाजा खुलेगा और आंखों में आंसू लिए बाहर चले जाएगा। नहीं, कोई इंसान इस तरह बर्बाद हो जाए मैं ये देख नहीं सकता। मेरा दिल पसीज जाता है और फिर मैं खुद से सोचता हूँ, मेरे खुद की हालत ही क्या अच्छी है। थोड़ा सब्र कर, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाला, मैं जल्दी चला जाऊंगा, फिर तुझे मेरी कोई खबर भी नहीं मिलेगी। खैर साहब, हमारा परिवार दूसरी जगह चला गया और मेरे मालिक फिलिमोनोविच अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा, अस्ताफी, मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जब हम गांव से लौटेंगे तो फिर से तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। मैं उनके यहाँ बटलर नौकर था। वे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उसी साल उनका निधन हो गया। खैर, उन्हें आखिरी विदाई देने के बाद मैंने अपना सामान समेटा, जो थोड़े बहुत पैसे थे, और सोचा कि अब कुछ दिन के लिए आराम करूंगा। मैं एक बुजुर्ग औरत को जानता था, उसी के यहाँ जाकर एक कोना किराए पे ले लिया। कमरे में सिर्फ एक ही कोना खाली था। वो पहले नर्स रह चुकी थी, अब पेंशन मिलती थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा ले रखा था। अच्छा यमलियान, अब अलविदा। मैंने सोचा, अब तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन साहब, आप सोच भी नहीं सकते, मैं एक जान पहचान वाले से मिलने गया था और जब शाम को लौटा तो पहली चीज जो मैंने देखी वो थी यमलियान। हाँ, वो मेरे बक्से पर बैठा था। पास में उसका पुराना चकदार कपड़े का गट्ठर रखा था। वही पुराना फटा कोट पहने बैठा मेरा इंतजार कर रहा था, और टाइम पास करने के लिए उसने बूढ़ी औरत से एक चर्च की किताब उधार ले ली थी।
लेकिन उसे उल्टा पकड़े हुए था। इसने तो मुझे सूंघ ही लिया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उससे सीधा सवाल किया, पासपोर्ट लाए हो यमलियान? मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि ऐसा आवारा इंसान मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। फिर मैंने सोचा ज्यादा परेशानी नहीं देगा, खाना देना ही होगा। सुबह एक टुकड़ा ब्रेड और खाने में स्वाद लाने के लिए एक प्याज, दोपहर को एक टुकड़ा ब्रेड और प्याज, और रात में प्याज के साथ क्वास। क्वास एक तरह की रूसी शराब होती है। और अगर भूख ज्यादा हो तो थोड़ा और ब्रेड, और अगर कहीं से गोभी का सूप मिल गया तो दोनों का पेट भर जाएगा। मैं खुद ज्यादा खाना खाने वाला नहीं था, और शराबी आदमी जैसा कि हम सब जानते हैं वैसे भी ज्यादा नहीं खाता। उसे बस जड़ी बूटी वाली ब्रांड या हरी शराब चाहिए होती है। मैंने सोचा कि क्या ये अपने पीने की आदत से मेरी सारी कमाई भी चौपट कर देगा। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, और साहब ये ख्याल मेरे दिल में बैठ गया। इतना कि अगर ये इमलियान चला जाता तो शायद मुझे लगता कि अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। मैंने उसे पल तय कर लिया, मैं इसका पिता और रखवाला बनूंगा। मैं इसे बर्बाद होने से बचाऊंगा। मैं इसे शराब छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है यमलियान, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे कहे मुताबिक चलना होगा। मैंने सोचा पहले इसे किसी काम में लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। पहले इसे थोड़ा आराम करने दूंगा, फिर देखूंगा कि ये किस तरह का काम कर सकता है। हर इंसान को अलग अलग काम के लिए खास हुनर चाहिए होता है। मैंने चुपचाप उसे गौर से देखना शुरू किया। जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि यमलियान बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी है। मैंने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया, देखो यमलियान, तुम्हें अब सुधर जाना चाहिए। शराब छोड़ दो। देखो तुम कैसी हालत में घूम रहे हो। तुम्हारा ये पुराना कोट तो ऐसा है कि अगर बोलने लगे तो सीधा कहेगी मुझे छलनी बना दो। कुछ तो सोचो। अब इन सब पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। यमलियान चुपचाप बैठा रहा। उसने सिर झुका लिया। साहब आप यकीन नहीं करेंगे, शराब ने उसे इस तरह बर्बाद कर दिया था कि उसकी जुबान ही बंद हो गई थी। उससे कोई सीधी बात करिए तो वो ककड़ी की बात का जवाब फलियों से देता। मैं बोलता रहा, वो सुनता रहा, और फिर एक गहरी सांस खींच लेता। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ यमलियान इलिच, इतने गहरी सांस क्यों ले रहे हो? उसने कहा, अरे कुछ नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या तुम्हें पता है आज सड़क पे दो औरतें आपस में लड़ रही थी? मैंने उसे पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा, एक ने गलती से दूसरे की टोकरी गिरा दी जिसमें क्रेनबेरी भरे थे। मैंने फिर से कहा, तो फिर? उसने कहा, दूसरे ने जानबूझकर उसकी क्रेनबेरी गिरा दी और अपने पैरों से कुचल भी दी। अच्छा फिर क्या हुआ यमलियान? कुछ नहीं अस्ताफी, बस ऐसे ही बताया। अब तक तो मैं ही सोचता था यमलियान कि तुमने अपनी सारी अगली शराब में बहा दी। और जानते हो, एक साहब ने गोरो हावी स्ट्रीट पर एक नोट गिरा दिया था। नहीं, शायद सादोवी स्ट्रीट पर था, शायद। और एक किसान ने उसे देखा और बोला, मेरी किस्मत खुल गई। और तभी एक और आदमी ने उसे देख लिया और कहा, नहीं, ये मेरी किस्मत का हिस्सा है, मैंने तो उसे पहले देख लिया। मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ यमलियान? उसने बोला, तो दोनों आदमी इस नोट के लिए झगड़ने लगे अस्ताफी। फिर एक पुलिस वाला आ गया, उसने नोट उठा लिया, वापस उस साहब को दे दिया और उन दोनों को धमकी दी कि अगर दोबारा लड़ाई की तो जेल भेज देगा। अच्छा तो इसमें क्या खास हुआ यमलियान? कुछ नहीं, बस लोग हंस रहे थे अस्ताफी। अरे यमलियान, लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह क्यों करता है? तूने तो अपनी आत्मा एक तांबे के पैसे के लिए बेच दी। लेकिन जानता है यमलियान, मैं तुझसे क्या कहने वाला हूँ? उसने पूछा, क्या अस्ताफी? मैं तुझसे बस यही कहूंगा कि कोई काम पकड़ ले, और मैं ये 100वीं बार कह रहा हूँ, कोई काम कर, अपनी हालत पर थोड़ा तो रहम कर। उसने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अस्ताफी? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, और कोई मुझे काम पर रखेगा भी नहीं। अस्ताफी तुम एक बात जान लो कि एक शराब
टिक नहीं सकता। और तुम लॉस को जानते हो, जो होटल में वेटर था, उसे आज ऑफिस में बुलाया गया था। अस्ताफी अस्ताफी फिर से पूछता है। यानी मैंने उसे फिर से पूछा। अच्छा, उसे क्यों बुलाया गया? यमलियान ने बोला, ये तो मुझे नहीं पता। शायद उन्हें उसकी जरूरत थी इसलिए बुला लिया। मैंने सोचा हम तो बुरी हालत में हैं। भगवान हमारे पापों की सजा दे रहा है। अब बताइए साहब, ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए? लेकिन वो बहुत चालाक था। मैं जितना समझाने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरी बातें सुनता। लेकिन जब देखता कि मैं गुस्से में आने वाला हूँ, तो झटपट अपना पुराना कोट उठाता और खिसक जाता, जैसे वो वहां था ही नहीं। पूरा दिन इधर उधर भटकता और रात को शराब पीकर लौटता। वो पैसे कहाँ से लाता था, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मुझसे तो नहीं लेता था। आखिरकार मैंने उसे कह दिया, नहीं यमलियान, तू बहुत बुरी हालत में जा रहा है। शराब छोड़ दे, मेरी बात मान। अगर अगली बार फिर से नशे में घर लौटा तो रात भर सीढ़ियों पर ही सोना पड़ेगा। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। मेरी धमकी सुनकर यमलियान 2 दिन तक घर पर ही बैठा रहा, लेकिन तीसरे दिन फिर से खिसक गया। मैं इंतजार करता रहा कि वो फिर से लौटेगा, लेकिन वो नहीं लौटा। साहब, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे डर लगने लगा था। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मैंने इसे क्या कह दिया? कहीं मैंने इसे हमेशा के लिए भगा तो नहीं दिया? अब ये बेचारा कहाँ गया होगा, कहीं भटक ना जाए। भगवान रहम करे। काफी रात हो गई, लेकिन वो नहीं लौटा। सुबह मैं बरामदे में देखने गया कि कहीं वो बरामदे में ही तो नहीं पड़ा, पर वो सिर सीढ़ी पर टिकाए पड़ा हुआ था और इतनी ठंड में उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। मैंने उससे कहा, अब क्या होगा यमलियान? अब तो कहाँ जाएगा? और तूने यहाँ पर अपनी रात क्यों बिताई? उसने बोला, क्या करूं अस्ताफी, उस दिन तुम मुझसे नाराज थे और गुस्से में भी थे, और तुमने बोला था कि मुझे बरामदे में ही सोना पड़ेगा। तो मैंने हिम्मत ही नहीं की अंदर आने की और यहीं लेट गया। उस समय मुझे गुस्सा भी आया और दया भी। कम से कम कोई और काम तो पकड़ लेता यमलियान, बजाय यहाँ सीढ़ियों की रखवाली करने के। क्या काम करूं अस्ताफी? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कह दिया, अरे बदनसीब आदमी, अगर कुछ और नहीं आता तो सिलाई ही सीख ले। अपने इस फटे हाल कोट को तो देख, बस इसे तार तार करना ही बाकी रह गया है और तू इसे घसीटे फिर रहा है। कम से कम सुई उठा और इसके चिथड़े ही सिल ले, जैसे कोई सभ्य आदमी करता है। अब एक बार आप सोचिए साहब, उसने सच में सुई उठा ली। लेकिन मैंने बस गुस्से और मजाक में बोला था। लेकिन बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसने सच में सिलाई शुरू कर दी। तो उसने अपना कोट उतारा और धागा पिरोने लगा। मैं देखता रहा। अब आप खुद समझ सकते हैं, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार धागा सुई में डालने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ इतने लड़खड़ा रहे थे कि धागा सुई में नहीं जाता था। वो आंखें मिचमिचाता, धागे को बार बार चाट कर सीधा करता, उंगलियों में मरोड़ता, लेकिन सब बेकार। आखिर उसने हार मान ली और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो यमलियान? अगर कोई देख लेता तो मैं कहाँ मुंह दिखाता? मैंने तो मजाक में कहा था, एक ताने के तौर पे। अब ये बेवकूफी छोड़ो और चुपचाप बैठो। मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। मेरी सीढ़ियों पर सोकर मुझे शर्मिंदा मत करो। उसने बोला, तो मैं क्या करूं अस्ताफी? मुझे खुद पता है कि मैं शराबी हूँ, निकम्मा हूँ। मैं तुम्हें बस दुख देता हूँ। तुम तो मेरे भले करने वाले हो। और ये कहते कहते उसके नीले पड़े होंठ अचानक कांपने लगे और एक आंसू उसके सफेद गाल पर लुढ़का। वो थोड़ी के खुरदुरे बालों पर अटका और फिर बेचारा यमलियान फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। इतना नाजुक दिल इंसान, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने सोचा, नहीं इमलियान, अब मैं तुम्हें पूरी तरह छोड़ दूंगा। जा, अपने रास्ते चला जा, जैसे कोई कूड़ा हो।
खैर साहब, अब लंबी कहानी क्यों सुनाऊं? और वैसे भी ये सब छोटी बातें हैं, इन पर ज्यादा शब्द खर्च करना बेकार है। आप होते तो इस बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन मैं, अगर मेरे पास कुछ देने लायक होता तो मैं ये सब होने ही ना देता। मेरे पास एक जोड़ी घुड़सवार की पैंट थी। वो बड़ी बढ़िया और पहले दर्जे की पैंट थी, नीले रंग की चेक वाली। गांव के एक साहब ने ऑर्डर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने लेने से मना कर दिया। कहने लगा कि थोड़ी कम छोड़ी है, तो वह मेरे पास ही रह गई। मुझे लगा कि ये तो काम की चीज है। पुरानी कपड़ों की दुकान पे पुराने कपड़े के बदले 5 चांदी के रूबल तो आराम से ही मिल जाते, और नहीं तो पीटर्सबर्ग के किसी साहब के लिए 2 जोड़ी पतलून सिलवा सकता था, और बचा हुआ कपड़ा अपने लिए एक जैकेट बनवाने के काम आ जाता। हम गरीब लोगों के लिए तो हर चीज का मोल होता है। और ठीक उसी समय यमलियान की हालत बहुत खराब थी। वो दिन भर बस बैठा रहता, न पीता न कुछ खाता, बस चुपचाप जैसे कोई उल्लू कोने में बैठा हो। उसे देखना भी दुख देने लगा था। बस बैठा रहता, सोचता रहता। मैंने सोचा, या तो इसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची, या फिर वो वाकई सुधर गया है। इसने शराब छोड़ दी और मेरी बात मान ली। खैर साहब, हमारी जिंदगी यूं ही चल रही थी, और तभी एक त्योहार आया। मैं शाम की प्रार्थना में गया। जब मैं लौटा तो देखा यमलियान खिड़की के पास बैठा था, नशे में धुत, आगे पीछे झूलता हुआ। मैंने सोचा, चलो जरा अपना सामान देख लूं। मैंने अपना बक्सा खोला। वो पैंट वहां नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर खोजा, और वो गायब थी। मैंने उसकी हर जगह तलाश की, पैंट जैसे हवा में उड़ गई हो। लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा मार दिया। सबसे पहले मैं बूढ़ी मालकिन के पास दौड़ा और सीधा उस पर शक किया, लेकिन यमलियान पर मुझे जरा भी शक नहीं हुआ, भले ही वो वहां बैठकर नशे में धुत रहा हो। बूढ़ी औरत बोली, नहीं। भला मैं उन पैंट का क्या करूंगी? क्या मैं घुड़सवारी करने जाऊंगी? अरे, मेरे भी कुछ दिन पहले एक स्कर्ट गायब हो गई है। मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं कह सकती कि तुम्हारी घुड़सवारी वाली पैंट कहाँ है। मैंने उससे आश्चर्य से पूछा, तो फिर यहाँ कौन आया था? उस बूढ़ी औरत ने बोला, यहाँ भी कोई नहीं आया था साहब। मैं यहाँ पूरे समय थी, बस यमलियान बाहर गया था, फिर वापस आया और अब वहीं बैठा है, उससे पूछ लो। मैंने सीधा यमलियान से पूछा कि तुमने कहीं वो नई घुड़सवार वाली पैंट उठा तो नहीं ली? याद है, जो मैंने गांव वाले साहब के लिए बनाई थी? उसने बोला, नहीं अस्ताफी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो हैरान और परेशान हो गया। हर जगह उसे खोज लिया, ऊपर नीचे देख लिया, लेकिन पैंट का कहीं नामो निशान नहीं था, और यमलियान बस वहीं बैठा झूल रहा था। मैं बक्स के पास बैठा था, झुका हुआ, और अचानक मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, जैसे आग लग गई हो। मेरा चेहरा गर्म पड़ने लगा, और तभी यमलियान ने भी मेरी तरफ देखा। उसने कहा, नहीं अस्ताफी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उस एक पल में बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, मुझे यकीन हो गया कि पैंट यमलियान ने ही ली है और शराब के लिए बेच दी। पर मैं उस समय कुछ नहीं बोला। मैं चुप हो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले कई दिन यमलियान बुखार में तपने लगा। बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। मैं उसकी सेवा करता रहा। मैंने डॉक्टर बुलाया, उसे दवा पिलाई, जैसे किसी अपने भाई की देखभाल कर रहा हूँ। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। एक रात जब मैं उसके पास बैठा था, उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अस्ताफी, वो फुसफुसाया। उसने कहा, अस्ताफी, मुझे माफ कर दो। वो पैंट मैंने ही ली थी और शराब के लिए बेच दी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसका हाथ थामे रहा। वो रोते हुआ बोला, मुझे पता था तुम जान गए थे, पर तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी भलाई, लेकिन मैं कभी उसके लायक ही नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, यमलियान, ये सब छोड़ो। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। तुम तो मेरे दोस्त हैं और रहोगे भी। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। उस रात वो मेरे हाथों में हाथ डाले चल बसा, अपने अपराध बोध से, अपनी शर्म से आखिरकार आजाद होकर। अस्ताफी अपनी पूरी बात करता है।
तरफ देखता है। उसने कहा, अब बताइए साहब, कैसे आदमी को चोर कहा जा सकता है? या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसकी अंतरात्मा उसके गुनाहों से भी बड़ी थी? उस पर मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस सोचता रहता हूँ। दोस्तोयेव्स्की का यही असली सवाल है जो हर सुनने वाले के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि अस्ताफी ने कभी यमलियान को चोर नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी खामोशी में एक ऐसा दर्द देखा जो शब्दों से बड़ा था। शायद हम सब की लाइफ में एक ऐसा यमलियान होता है, कोई ऐसा जिसकी सबसे बड़ी सजा हमारा माफ कर देना ही हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ तत्वरिन से।